नमस्कार दर्शकों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका यूपी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल पे। मैं हूँ सारिका सक्सेना और आप देख रहे हैं साक्षात्कार। आज श्रृंखला में एक साहित्यकार हैं, उनकी पहले हम एक कविता पढ़ेंगे, उसके बाद उनका परिचय आपसे कराएँगे। मैं आजकल कुछ खोया-खोया सा रहता हूँ, मुझे ना चैन है, ना ही दो पल का सुकून। ख़यालों के इस बवंडर में खुद को भूल मैं अनगिनत किरदारों के बीच उलझा रहता हूँ। मैं कौन हूँ मुझे नहीं पता, ख़यालों के इस बंद तहखाने में मैं गुलाम हूँ, बस मुझे है इतना ही पता। मैं बदहवास सा होकर खुद से बड़बड़ाता हूँ, तभी मेरे अपने द्वारा मानसिक विकार का कैदी ठहराया गया है। दोहरी शख्सियत के विकार की इस कैद से मैं अब निजात पाना चाहता हूँ। मैं अनगिनत नहीं, सिर्फ खुद के व्यक्तित्व को भरपूर जीना चाहता हूँ। ऐसी कविता लिखने वाली लेखिका साहित्यकार अदिति श्रीवास्तव का हम अपने कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। अदिति जी, नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार आपका। जी। दोस्तों, ये है गोरखपुर के मनी राम कॉलेज के विद्या शिक्षण संस्थान में बीएड की छात्रा अदिति श्रीवास्तव जी, जो एक साहित्यकार है और साथ में बीएड की शिक्षा भी ये प्राप्त कर रही है। तो हम स्वागत करते हैं इनका। अदिति जी, सबसे पहले जी। ये बताइए कि साहित्य से आपका परिचय किस तरह हुआ? मैं गांव पे रही हूँ 5 साल तक। और जब जी। गोरखपुर में आई, मेरा भाई छोटा रहता था, मम्मी घर के कामों में तो बचपन से ही मुझे लगता था ये क्या है, दुनिया है, ये क्या है, अगर हम यहाँ हैं तो दूसरी जगह क्या। और तो मतलब बचपन से हम खोए खोए रहते थे। और मुझे जी। याद है, जब हम घर पे अकेले रहते थे या मेरे भाई को लेने मम्मी चली जाती थी, तब तो फोन वगैरह रहते नहीं थे, हुँ, दूरदर्शन पे हुँ। उतने प्रोग्राम आते नहीं थे कि बच्चे अगर उसमें टाइम पास करे। तो मेरे दिमाग में एक थॉट आया, एक कल्पना आई। तो मैंने हुँ, एक कॉपी खरीदी, उस कॉपी पे मतलब मैंने आधा कॉपी भर दी, हुँ, ऐसे लिखते हैं। लेकिन मुझे हुँ, ये डर लगा कि अगर मेरी मम्मी ने इसे पढ़ लिया, देखा कि अरे ये क्या लिख रही है, लव स्टोरी कहानी, तो मैंने वो हुँ, सारे पेजेस फाड़ दिए इस डर से कि अगर मम्मी देख ली तो पापा को बता दी तो बहुत मेरी डांट पड़ेगी। खैर, हुँ, वो कहानी मैंने लिखा, छोड़ दिया। फिर मैं पढ़ाई में उलझी रही। उसके बाद क्लास 11 की बात है, उस समय हुँ, मैं गोरखपुर के एडी कॉलेज में पढ़ी थी और एक बार की बात है, बारिश हो रही थी। क्लास में कम हुँ, आए थे, मेरे कुछ ज्यादा फ्रेंड नहीं होते थे, और अगर कोई रहते थे तो वो एक दो आए या फिर नहीं आए। तो बारिश हो रही थी, मैंने कुछ उल्टी पुल्टी कविता लिखी, बारिश है उमंग, बारिश है हुँ, तरंग, कुछ ऐसी लिखी, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो मैंने हुँ, हुँ, कविता लिखी और फिर लोग, मुझे याद है कि अरे हम बहुत जब छोटे थे, क्लास 6 में थे, तो मैंने एक हुँ, कहानी लिखी थी। और वो कहानी थी एक बच्चे की, जो हुँ, स्पिरिचुअल कहानी थी, मतलब उसके पास शक्ति है, अलौकिक शक्ति। तो मुझे हुँ, ध्यान आया, तो मैंने वो कहानी नहीं लिखी, मैंने एक दूसरी कहानी लिखी, जो एक लड़की की कहानी लिखी थी, ऐसे पेज पे रफली। 18 साल हुँ, की लड़की, उसकी बहन की डेथ हो गई और उसकी हुँ, जबरदस्ती शादी हो गई किसी लड़के से। तो हुँ, मैंने लिखा, फिर मैंने ऐसे कहीं रख दिया। उसके बाद हुँ, धीरे धीरे मैंने कविता लिखना शुरू किया। कहानी पे इतना ध्यान नहीं, क्योंकि उसके लिए मैम प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, आपके पास बिल्कुल, फ्री बिल्कुल। टाइम होना चाहिए। तो मैंने कविता लिखते रहा और ऐसे ही कुछ कुछ, कभी टीचर पे लिख दिया, कभी बहनों पे लिख दिया, कभी अपने ऊपर। तो जब हुँ, 2020 की बात है, यही लॉकडाउन के टाइम, मैंने ऐसी एक किताब पढ़ी। मुझे कहानियां, किताबें पढ़ने का शौक बचपन से रहा। तो मैंने हुँ, हुँ, किताब पढ़ी, दिव्य प्रकाश दुबे की थी, मसाला चाय। हुँ, पढ़ा हुँ, मैंने हुँ, और बोर हो गई। मैंने कहा अब क्या पढ़े, मेरे पास कोई ज्यादा बुक थी नहीं, और जो थी इंग्लिश की थी, मुझे हिंदी हुँ, साहित्य पसंद है। तो मैंने हुँ, ऐसे ही गूगल पे डाउनलोड किया हिंदी स्टोरिया, तो उसमें सबसे ऊपर प्रतिलिपि नाम आया। प्रतिलिपि में हुँ, मैंने दो कहानी पढ़ी और मुझे ध्यान नहीं है, ऐसे ही हुँ, रैंडमली मैंने पढ़ा। तो फिर मुझे ध्यान है, अरे बचपन में तो हम भी लिखते थे, हम भी एक हुँ, साहित्य बनते थे, लेखक बनते थे वगैरह, मेरे भी कुछ सपने थे। तो मैंने ऐसे ही और जो मैंने कहानी लिखी अधूरी मोहब्बत, मैंने बताया ना कि कभी समय मिलता तो हुँ, लिखते रहते। हुँ, तो मैंने ऐसे उसे पहले फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी लिखा था, लेकिन वो कभी सक्सेस नहीं, मतलब लिखा ही नहीं तो सक्सेस ही नहीं हुई। तो मैंने फिर हुँ, प्रतिलिपि पे लिखना शुरू किया और वहीं से मतलब मेरे जीवन को अर्थ मिल गया। हुँ, मेरा हुँ, नाम साक्षार हो गया, मतलब मेरा अदिति नाम है, उसको मैंने हुँ,
यथार्थ में बदल दिया, जैसा नाम वैसा काम। बस वहीं से बिल्कुल, मेरे जीवन की शुरुआत हुई, मेरे जीवन को एक नई दिशा मिली। उससे पहले मैं बिल्कुल। बिल्कुल दिशाहीन भटक रही थी। कोई बात नहीं, अब दिशा में आपको एक सही दिशा मिल गई। और जो भी दर्शक जुड़े हैं और अदिति जी से सवाल करना चाहते हैं, वो यहाँ पर अपने कमेंट्स बॉक्स में सवाल लिख सकते हैं। विनय जी और कीर्ति शर्मा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर और थैंक यू। तो आपने जो अपने लेखन में बहुत सारी कविताएँ लिखी हैं, बहुत सारी कहानी लिखी है, बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं और लेख भी बहुत सारे आपने लिखे, मैंने अभी देखा। तो आपको किसमें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल ज़ोन आपका कौन-सा है? लेखन में क किसमें ज़्यादा मज़ा आता है और इसका कविताओं से और उपन्यास तक का क्या सफ़र रहा आपका? मुझे सबसे ज़्यादा लिखने में, कहानियाँ लिखने में मज़ा आता है, क्योंकि मुझे लगता है, अब जैसे मैंने अधूरी मोहब्बत लिखा, तो उसमें हुँ, जो हुँ। कैरेक्टर है आरोही, सबको, हुँ, मेरे पाठकों को भी लगता है कि मैं बिल्कुल हुँ, वैसे ही बोल, जबकि ऐसी बात नहीं है। मैं हुँ, बिल्कुल ही हुँ, दबंग किस्म की, बहुत ही छुई हुई लड़की, चुपचाप अकेले में रहने वाली। तो उस हुँ, कैरेक्टर से मुझे बहुत मोटिवेशन मिला, मतलब वो मोटिवेशन ऐसा था कि मतलब हुँ, कोई भी काम आता, कोई भी टेंशन, अरे हो जाएगा, टेंशन कोई बात नहीं, सब सॉल्व हो हुँ, जाएगा। तो मतलब बहुत हुँ, मोटिवेशन मिलता था, और कभी भी हम घबराते थे तो हम याद करते थे, हाँ आरोही है हुँ, ना मेरे साथ। हुँ, तो मैंने उसकी वजह से इतना मोटिवेट हुआ कि सुबह, मतलब मैंने लगभग 50 से भी शायद 70 या 80 दिन मैंने हुँ, 3 बजे उठा, सुबह हुँ, 3 बजे उठने का चैलेंज लिया। हुँ, और कविता जहाँ तक लिखने की बात है, जब जब कभी मैं उदास रहती हूँ या अकेले रहती हूँ तो कविताएं हुँ। लिखती हूँ। कविता लिखने से ये है कि मैं बहुत पॉजिटिव फील करती हूँ, कोई टेंशन नहीं होती है मुझे। तो जी, ज्यादातर अभी जो मैं भी। अभी आपकी कविता पढ़ी दोहरी मानसिकता, इसके हम्म। विषय में कुछ बताएँ थोड़ी-सी मानसिक रोगों के प्रति कविता थी और बहुत ही अच्छी और कविता थी इसके विषय में कुछ बताइए कि कैसे लिखने की प्रेरणा मिली आपको? मुझे याद है, शायद अक्टूबर का महीना था, तो फेसबुक पे नहीं आते हैं कि साइकोलॉजी फैक्ट के अनुसार ये वो। तो जी। मैंने ऐसे ही एक फिल्म देखा, अजय देवगन और अक्षय खन्ना की, अब मूवी का नाम नहीं आ रहा, शायद दीवानगी या दीवाना कुछ ऐसे ही था। तो मैंने जी। देखा कैरेक्टर जो था अक्षय खन्ना का, वो कुछ ऐसे ही हरकत करता। उसके बाद हुँ, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया इस टॉपिक के बारे में, और मैं बीएड हुँ, की छात्रा हूँ, तो मेरा एक हुँ, पेपर भी है साइकोलॉजी सिडपी, उसमें मैंने, और अभी सेकेंड सेमेस्टर में इंक्लूसिव में ये एक बीमारी थी मतलब। तो इस पे हुँ, मैंने हुँ, रिसर्च किया काफी, फिर ये कविता लिखा, और अभी मैंने इस पे कहानी भी लिखा है, तू हुँ, मोहब्बत। फिर इस बीएड में इंटर्नशिप शुरू हो गया, तो इस वजह से मैंने अभी वो स्टॉप किया है, जिसमें तू हुँ, हुँ, मोहब्बत में भी एक उसमें कैरेक्टर है, उसको भी कुछ यही प्रॉब्लम है, तो मैंने ये कविता उसी कैरेक्टर को ध्यान में रख के लिखा है। ओके। अ, दर्शकों से अनुरोध है कि अगर कुछ भी अदिति जी से पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल हमें यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। तो अदिति जी ये जो आप उपन्यास लिखती हैं, कहानी लिखती हैं, उसका कथानक पहले से दिमाग में होता है या फिर आप सोचती हैं कि जैसे उपन्यास लिख रही है उसके अकॉर्डिंग कहानी बढ़ती चली जाती है? नहीं मैम, मुझे कभी सोचना पड़ा ही नहीं है, जैसे अधूरी मोहब्बत की कहानी थी, समझ हुँ, लीजिए मेरे पास आइडिया खुद चल के आते हैं। जब हुँ, अधूरी मोहब्बत की बात है, तो मेरे पास, मैंने एक सपना देखा कि कोई लड़की है, लाल हुँ, रंग के जोड़े पहनी है, और वो दौड़ रही है, भाग रही है, दौड़ रही है, भाग रही हुँ, है। और हुँ, आरोही मैंने एक फिल्म से इंस्पायर होके लिखा है, हुँ, आशिकी में हीरोइन थी हुँ, श्रद्धा कपूर। वो बिल्कुल हुँ। वैसी, तो फिर मेरे पास ऐसे ही आइडिया चल के आते हैं। और मतलब फिर आप जो अपने आस-पास का बाद में सामाजिक जो परिवेश कहानी है, की फ़िल्म है, कॉन्सेप्ट। हुँ? वहीं से आइडिया चुराती है कहानी लिखने के लिए। कॉन्सेप्ट पे निकल के आते हैं। कॉन्सेप्ट वहीं से निकल के आते हैं जो आस-पास देखती है फ़िल्मों से और से या कहीं ख्वाबों से, बुक से, बिल्कुल। और मैं ख़यालों में खोई रहती हूँ। जी, कल्पना की दुनिया में खोई जी, रहती हैं आप और वो एक मेरा लेखक और एक कवि हमेशा वो मेरा अपना कल्पना की है। बिल्कुल। आपकी एक हम तुम नामक एक साझा संग्रह पुस्तक प्रकाशित हुई है। उसमें जी आपकी मैम। एक कहानी लघु कहानी बारिश मिलन प्यार की रात। क्या है वो कहानी और कैसे इस क पुस्तक तक या इस साझा संग्रह में ये प्रकाशित हुई? इसके विषय में कुछ बताइए? जी मैम, शायद 2020 या 21 की बात है।
तो प्रतिलिपि पे इवेंट चल रहा था कि कुछ बारिश से रिलेटेड कहानियां लिखे, और जब बारिश की बात है वहां मैं ना हूँ, मेरी कोई रचना ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पहला ही जो टॉपिक था कुछ था बारिश, मतलब प्रतिलिपि इवेंट का ये जो चल रहा था बारिश। तो मैंने कुछ कविताएं पढ़ी उसके लिए, कुछ यूट्यूब पे बारिश का मतलब ऐसे सीन देखा और फिर उसे फील किया। उसके बाद जब ये कहानी हम लिख रहे थे तो यही कोई 10 10 उस बजे, और मैंने उसमें एक कविता भी लिखा है। मैं ठंडी पवन का मैं बारिश की फुहार, तू ठंडी पवन का झोंका, बीच मझधार में मुझे अकेला छोड़ गया, मगर मुझे आज भी उसके लौट कर आने का इंतजार। तो ये कविता, और उसमें एक और है, मैम आपने पढ़ा भी होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं कभी तुम भीगते हुए मेरे घर आना, कुछ ऐसी। तो ये कविता जब मैंने लिखा तो उस समय बारिश हो भी रही थी, तो अच्छा। कुछ शायरी से निकल के आया। और ये जो कहानी इसमें वेद और ऋषिका की है। तो जो ये कहानी अच्छा। मैंने लिखी तो फिर मेरे पास हम तुम की जो है तुलिका श्रीवास्तव, उनका कॉल आया कि हम एक एंथोलॉजी बुक लिखना चाहते हैं, और अगर आप चाहती हैं अपना रचना। तो मेरा तो दिली ख्वाहिश है बचपन से ही कि मेरा कोई भी किताब हो बस मेरा नाम उस पर छपा हो, अदिति श्रीवास्तव। तो मैंने एग्री कर दिया, और फिर मैंने ये अपनी रचना दी। ये रचना मेरी छपी थी तो उस समय मैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में थी, हाँ, दिसंबर की बात है, उसी समय। क्या अनुभूति हुई जब आपकी किताब, भले ही वो साझा संग्रह में आई, क्या अनुभूति हुई जब वो छप कर आपके सामने आई तो? जब मैम ये मेरे लिए जो मोमेंट था, ये पिछले साल फरवरी का ही महीना था। और फरवरी महीना मतलब मेरे लिए ऐसे तो होता है वैलेंटाइन मंथ, लेकिन स्टूडेंट के लिए ये पहाड़ मंथ होता है। एग्जाम है, असाइनमेंट है, प्रैक्टिकल है। तो उस समय जब मैंने ये मुझे ये न्यूज आ गई थी कि फरवरी तक आ जाएगी, लेकिन फरवरी में मेरा एग्जाम चला तो फरवरी में नहीं आया, ये शायद बुक मार्च में आई। और उस समय हम असाइनमेंट लिख रहे थे, हम इतने तबाह थे, बस ये था कि जल्दी जल्दी, क्योंकि डेडलाइन आ गई थी, ये था कि आपको कल परसों में जमा करना। हम लिख रहे थे, परेशान थे, लेकिन जब ये मेरे पास कुरियर वाले का कॉल आया कि आपका कोई कुरियर है, बुक है, बस असाइनमेंट लिख रहे थे, असाइनमेंट छोड़े किनारे गए हम, मैंने अपना रिसीव किया, बुक देखा, पहले मैंने अपनी बुक रचना लिखा जहां मेरा नाम था, मेरे आंखों से आंसू निकले। फिर मैंने सजाया, इसकी फोटो ली, सबसे पहले फेसबुक पे डाला, और फेसबुक पे डालने के बाद, हाँ, मम्मी को तो पता चला ही, लेकिन मम्मी के बाद जो मेरे लिए स्थान होता है गुरु का, मेरी जो गुरु मेरे निखिल सर, मेरी तोरिका मैम, और मेरे प्रिंसिपल सर हैं डॉक्टर चमन राय, इन तीनों लोग को मैंने सेंड किया। और मेरे सर इतने खुश हुए, निखिल सर, कि उन्होंने ये पूरा न्यूज मतलब फोटो और लंबा चौड़ा टेक्स्ट लिखे कॉलेज के ग्रुप में डाल दिया, और कहा कि आप इन्हें बधाई दीजिए, कॉल दीजिए। उसके बाद मेरे दोस्तों का तांता लग गया, पार्टी की ट्रीट। तो मतलब बहुत ही स्पेशल मोमेंट था। लेकिन अभी सफर जारी है, जो मैं चाहती हूँ कि मेरी ही किताब हो। बिल्कुल। संध्या श्रीवास्तव जी ने आपको वेल डन बोला है। ये मेरी मौसी ओके। मेरी मौसी है। मौसी जी का आशीर्वाद रहेगा तो आप और सफलता भी पाएंगी। ये बताइए कि आपका जो चर्चित उपन्यास है अधूरी मोहब्बत, क्या है ये? एक टूटे दिल की दास्तान आपने उसमें लिखा हुआ है, क्या है ये अधूरे दिल की मोहब्बत? ये स्टोरी एक लड़का और लड़की की है। लड़की जो है आरोही आरोही राजवंशी। ये लगभग मतलब स्टोरी में 4 साल पहले ये डॉक्टरी कर रही थी और लड़का बिजनेस की पढ़ाई। तो इन दोनों को प्यार होता है, लेकिन कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है लड़की की तरफ से। अर्नब को लगता है कि जो उसकी गर्लफ्रेंड है आरोही, उसने चीट किया, और फिर वहीं ब्रेकअप हो जाता है। और ब्रेकअप से मतलब जब होता है तब ये लड़की बिल्कुल वैसी ही, जैसे नहीं बताया मैं थी, बिल्कुल शांत, अकेले, चुप चुप, संस्कारों वाले, कपड़े भी नॉर्मल। लेकिन 4 साल बाद ये इसका बहुत ट्रांसफॉर्म होता है, ये चेंज हो जाती है। जहां ये डरपोक थी, दब्बू थी, वहीं बोल्ड, अपने डिसीजन खुद लेने वाली। तो ये 4 साल बाद अपने फ्रेंड की शादी में मिलते हैं, डॉक्टर दिशा की शादी में। वहां ये दोनों मिलते हैं जयपुर में, लेकिन फिर कुछ इवेंट होते हैं लड़की की। तो फिर शादी जो अर्नब था वो बदला लेने के लिए इसे शादी करता है। लेकिन इस स्टोरी में मैंने ये दिखाया कि अगर आप प्यार में हो, वाकई प्यार में, तो कोई भी रिलेशन हो उसमें ट्रस्ट होना चाहिए, बिकॉज अगर ट्रस्ट नहीं है तो कोई भी रिलेशन हेल्दी ग्रो अप नहीं कर पाता है।
और एक लड़के और लड़की का रिलेशन तो दिखाया गया है, लेकिन साथ में एक बाप बेटी, एक दादी पोती, एक बुआ भतीजी। अब इसकी जो बुआ है वो उसे परेशान करती है, लेकिन उनका भी अपना एक स्टोरी चल रहा है क्यों उसे परेशान करती हैं। तो इस स्टोरी से मैंने मैसेज देने की कोशिश की है। हम्म। एक दर्शक का प्रश्न आया, विनय सिन्हा जी है। लोग अपने लेखन के आरंभ में कुछ भी लिखते हैं, मूलतः उनके निजी जीवन से प्रेरित होता है। आप लोगों का इस विषय पर क्या विचार है? मैंने अपने फ्यूचर में सामने सोचा। स्क्रीन पर आ रहा है जी। हाँ, मैंने अपने निजी जीवन से प्रेरित कोई कहानी तो नहीं लिखी है, लेकिन कुछ-कुछ जैसे मैंने बताती हूँ ना कि जो कैरेक्टर्स, उन कैरेक्टर्स की थोड़ी बहुत बातें मुझसे मिलती हैं, कुछ हम्म विशेषताएँ मुझसे मिल जाती होंगी। अब जब ये हम्म कहानी मैंने लिखा अधूरी मोहब्बत, तो कई पाठकों को लगता था ये मेरी अपनी कहानी है, तो मैंने कहा अरे नहीं भैया, हम प्यार-व्यार में नहीं है, ये हम्म फिक्शन है। बस एक लेखक होता है, उसके कल्पना में जो आता है वो अपने कलम से गढ़ हम्म देता है। लेकिन हम्म मेरा आगे फ्यूचर में ये है कि मतलब जो मैंने हम्म बीएड में फेस किया, मतलब कुछ ऐसी हम्म एक स्टोरी लिखूं जो बीएड इंटर्न से रिलेटेड हो, ताकि हम्म, समाज को भी एक संदेश मिले, कुछ नया जाने। ओके। आपकी जैसे आपने बताया कि अधूरी मोहब्बत के बारे में, ये कुकू एफएम पर भी सुनी गई है, तो कैसे ये कहानी प्रतिलिपि के प्लेटफॉर्म से निकल के कुकू एफएम तक पहुंची? मैम, जब मैंने लिखना शुरू किए तो मेरे कब 100 से 200 500 हो गए, 1000 हो गए, मुझे पता भी नहीं और अब याद भी नहीं आता है। तो मेरे हम्म पास सबसे पहले शगुन चौधरी जी का ही प्रतिलिपि पे ये लोग राउंड करते रहते हैं, जो भी अच्छे राइटर्स या उनकी कहानियां चर्चित होती हैं तो उनके पास ऑफर देते हैं। तो शगुन चौधरी मैम का आया मैसेज, तो मैंने तो मुझे लगा कोई ऐसी फ्रॉड, तो मैंने पूछा जी आप कौन? तो मतलब जब हम्म मैं श्योर हो गई कि हाँ वो एक लड़की है, एक महिला, तो उन्होंने कहा आप मेरा इंस्टाग्राम चेक करिए। तो मतलब जब मैं पूरी तरह श्योर हो गई तो मैं उनसे कॉल पे बात की, और फिर उन्होंने मेरे पास ये प्रपोजल दिया, क्योंकि मैं सिर्फ राइटिंग जब शुरू किया तो ऐसे टाइम पास के लिए नहीं, ये नहीं कि लॉकडाउन चल रहा, उस समय जब लॉकडाउन चल रहा था तो उससे पहले मैं स्कूल में पढ़ाती थी। तो जब लॉकडाउन लगा तो ऑनलाइन क्लासेस लेते हुए मैं कहानियां लिखती थी। तो मैंने जब हम्म बात की कि मेरा राइटिंग एक बचपन से शौक रहा है लेखक बनने का, लोग टीचर डॉक्टर बनते हैं लेकिन उनके नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये मेरे बस की बात है। तो मैंने राइटिंग को फर्स्ट नंबर पे रखा, तो मैंने शगुन मैम से बात किया, उन्हीं के ही थ्रू मेरी कहानियां कुकू एफएम के प्लेटफॉर्म पे पहुंची। तो जी। मेरे जीवन में उनका काफी बड़ा सहयोग है। और इसके ओके। अलावा जब मैंने अपने पापा को बताया तो सबसे पहले पापा ने सपोर्ट किया, वो कहे कि अरे हम तो नहीं जानते थे तुम इतनी तेज हो, उन्हें लगता था मैं वही छुई मुई 4 साल की बच्ची हूँ जो नाखून कुतरती है, जो अकेले पढ़ती है। तो मेरे लाइफ में मेरे टीचर फ्रेंड और मेरे मम्मी पापा का काफी ज्यादा सहयोग है, उनके बिना मैं कुछ नहीं कर पाती। बिल्कुल, परिवार के बगैर आप किसी भी मंजिल को पाने में हमेशा नाकामयाब ही रहते हैं। परिवार का सपोर्ट अगर ना हो तो आप आगे जा नहीं सकते। बहुत मतलब ज़रूरी है एक फैमिली का आपको सपोर्ट। लिखती थी मेरी मम्मी, मुझे किचन का कोई काम नहीं, कोई नहीं, मेरे लिए नाश्ता दे देती थी, चाय दे देती थी। ओके। काफी अ, ज्यादा सही शादी का। दिल पे ज़िद्दी किस तरह की कहानी है? जी, इसके पीछे भी मैंने कहा ना कि मेरे पास आइडिया चल के आती हैं। तो 2021 में जब सेकेंड वेव आया था ना कोरोना का, मुझे जी, हालांकि जी। कोरोना नहीं हुआ था, मैं स्कूल में जब वही पढ़ा रही थी तो दोपहर मुझे डायरिया हो गया था, बहुत ज्यादा बीमार। तो उस वजह से मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई। उसके बाद हुँ। जब ठीक होके आई तो मतलब तो दूसरा वेव चल रहा था, दूसरा, और मेरी फैमिली में कई लोगों की डेथ हो रही थी, और इस वजह से हम हुँ, इतने डिसअपॉइंट, मतलब हुँ, मेंटली हम डिप्रेशन में जा रहे थे। तो उस वजह से मैंने कुछ आईएएस एस्पिरेंट, आपने सुना होगा नाम, सृष्टि हुँ, देशमुख, हुँ, उनकी मैंने हुँ, इंटरव्यू देखना शुरू किया। और हुँ, क्योंकि मैं इसलिए देख रही थी क्योंकि तब मुझे बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देना था, वो मैं पढ़ नहीं पा रही थी, इधर मैं बीमार होके आई थी हॉस्पिटल से, और इधर जो दूसरी लहर चल रही थी कोरोना की, उस वजह से मेरा बहुत हम डिप्रेशन में चले गए थे। तो मैंने उनकी वीडियो देखनी शुरू,
और ये आइडिया मुझे वहीं से मिला जिसमें अक्षिता है, वो बीटेक हालांकि, तो वो काफी कुछ मुझसे मिलती जुलती है, बस हम्म। रेट में नहीं मिलती है। तो मैंने ये आइडिया वहीं से मिला। हम्म। फिर ये मैंने आप ज्यादातर आपके रोमांटिक उपन्यास हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि वो मेरी भी पसंद है और पाठकों की भी पसंद है। हम्म। अब मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे अभी मैं लिख रही हूँ ना हम्म। क्या कहते हैं, मेंटल इलनेस पे। हाँ हाँ, मेंटर, हाँ। हॉरर जोनर मेरा नहीं है। हम्म। बाकी बाकी आगे भी मेरी एक प्लानिंग है कि जब बीएड कर लूं, शादी हो जाए, तो एक हम्म। ऐसी कहानी लिखूं एक पेरेंटिंग पे, क्योंकि आजकल के जनरेशन में हम देख रहे हैं कि जो पेरेंट है वो काफी आधुनिक हो जाते हैं। हाँ ठीक है, हम्म। आप आधुनिक होइए, लेकिन बच्चों की परवरिश के पीछे कहीं ना कहीं वो छोड़ दे रहे हैं। अब वो पेरेंट्स हैं, वर्किंग है, तो बच्चे को फोन दे दे रहे, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ ये सारी चीजें भूल रहे। तो हम एक ऐसे स्टोरी लिखना चाह रहे हैं, एक पेरेंटिंग के ऊपर, और एक और मेरे पास आइडिया है। तो हम्म। एक होता है कि बच्चा बनना चाहता है ड्रा हम्म। आर्टिस्ट या क्रिकेटर, लेकिन पापा कहते हैं नहीं, तुम लड़का पैदा हुआ है तो इंजीनियर बनेगा, लड़की पैदा पैदा हुई तो डॉक्टर बनेगी या टीचर। तो कुछ हम्म। मेरे ऐसे आइडिया हैं जिनको आगे भविष्य में लिखने की योजना है। तो आपने कहा कि लड़की पैदा होगी तो टीचर, डॉक्टर या टीचर, तो क्या जो शिक्षक बनने का सपना है वो आपके फादर मदर का है, आपके पेरेंट्स का है, या आपका खुद मेरे का है जो पापा तो आपने बीएड की यही राह कहते चुनी? कि डॉक्टर ही बनूं, डॉक्टर ही बनूं, और मेरा भी यही सपना था। मेरे सपने बदलते रहे हैं। मैं क्लास 6 में थी, विद्या मंदिर में पढ़ती थी, तो इतना ज्यादा हम लोग को प्रेरित किया जाता था कि तब मैंने कि मैं बड़ी होकर समाज सेविका बनूंगी। धीरे धीरे जब हम्म। हम लोग एज बढ़ते जाते हैं तो थोड़े लड़कपन आते हैं। तो डॉक्टर बनना मेरा भी सपना था, लेकिन जब मैंने 10th के बाद साइंस सब्जेक्ट नहीं लिया, क्योंकि मुझे लगा कि ये मेरे बस की बात नहीं, हम्म। बायोलॉजी केमिस्ट्री मेरे नहीं समझ। तो टीचिंग जॉब, मैं छोटी भी थी तो अपने भाई को पढ़ाती रहती थी, दरवाजा होता था वहां पे ऐसे डेट वेट डाल के ऐसे ही, चलो पढ़ो हम्म। बच्चों। तो यही निधि शर्मा ने आपको वेल डन डियर बोला है। और मेरी फ्रेंड। मेरा जो अगला प्रश्न है, और नवनीत चौरसिया ने भी आपको बहुत बढ़िया बोला है। मेरा अगला प्रश्न ये है कि आपने उपन्यास लिखे, कहानी लिखी, कविताएं लिखी, आपने लेख भी खूब सारे लिखे, और एक छोटा सा लेख है आपने लिखा है, मेरा करारा जवाब ऑटो वाले को। तो ये आपने अपनी एक घटना लिखी है, क्या हुआ था और कैसे इस विषय पे लिखने का हुआ? बिल्कुल रियल है, मतलब मैं उस समय बेनीगंज में रहती थी, अभी तो मैं हम्म। राजेंद्र नगर में हूँ। तो हम्म। ये 1 दिसंबर की बात है, मैं स्कूल में पढ़ाती थी, और जो मतलब जो नजदीक का रास्ता था वहां पे रेलवे लाइन बनी थी, तो उस वजह से मुझे पूरा सूरज कुंड, आपने सुना होगा, सूरज हम्म। कुंड होते भी जाना पड़ता था। और जब छुट्टी हो गई स्कूल की तो मैं गई, और ये हम्म। सूरज कुंड जो पुल शुरू होता वहीं पे ऑटो, तो मैं ऑटो हम्म। में बैठी होंगे, भैया चलना है, और सच में छुट्टी होती थी, ये होता था कि घर भागे खाना खाएं और कहानी लिखने, मुझे इसीलिए जल्दी होती थी कि मुझे एपिसोड लिखना है। अब वो लगा ऑटो वाला, अब वो बैठे थे और उसका मुंह बिल्कुल ऐसे करके ऐसे मेरे तरफ फेस किया हुआ था। अब वो हम्म। नाम पूछा तो हम अपना नाम बता दिए, पायल सक्सेना, ऐसे ही हम्म। उल्टा पुल्टा। एड्रेस पूछा, हम कह रहे थे वहीं जाफरा बाजार। वो लगा मुझसे पूछने, कह रहा कितना कमाती हैं, 4,000 पाते थे। कह रहा हम्म। अरे हम यही स्कूल है सेंट हम्म। पॉल से, कहिए वहां लगवा दे। अब जब मुझे कुछ इतना सवाल जवाब करता, वो भी बिना वजह के, तो मेरा वैसे ही लेट हो रहा था, मुझे गुस्सा आया। और हालांकि हम बहुत डर रहे थे उस समय में, लेकिन हम हिम्मत बनाए हुए थे, आरोही को मन में याद कर थे, आरोही प्लीज प्लीज मुझे प्रोटेक्ट करो, मुझे हिम्मत दो। तो मैंने कहा अरे भैया मुझे लेट हो रहा है, मेरा कोचिंग है, मेरी क्लास है, जल्दी कीजिए। और उस समय ऑटो में नहीं आते थे दरवाजा वो लॉक वाले, उस समय हम जानते हम्म। नहीं थे, हम खोलने की कोशिश कर रहे थे। एक दो ऑटो वाले ठहरे थे, हम के अब वो कहे कि अरे हम सवारी भर लेंगे तब चलेंगे। तो हम्म। खैर काफी मेरा टाइम बर्बाद किए। फिर एक दूसरे ऑटो वाले जा रहे थे, कहते अगर नहीं ले जाना तो मैडम को उतार दो। तो फिर हम किसी हम्म। तरह उतरे, और उसके सामने तो नहीं, लेकिन मुंह में उसको दो चार नॉर्मल गालियां जरूर दी कि पता नहीं कौन सा ऑटो वाला है, बड़ा आया। तो घर हम पहुंचे, सबसे पहले ये बात मम्मी को बताए, पापा को बताए, तो पापा कहें बेटा हम बताए थे ऑटो में बैठना अकेले।
हम कहे ठीक है पापा। तो मैंने और तुरंत आया लेख लिखा, हम्म ताकि और लोगों को बता सके कि कभी भी अगर कोई अनजान आदमी आपसे पूछता तो अपनी कभी भी सही सही सूचनाएं मत दीजिए, गलत दीजिए, क्या पता बिल्कुल, कुछ देने की उसका। आवश्यकता क्या है आपको? ऑटो वाले से ये बोलिए ना कि आपका काम है हमको मेरे मंजिल तक पहुँचाना, क्या ज़रूरत हम्म, है किसी जानकारी को देने की? 100 हम्म, की सीधी बात है कि आजकल की लड़कियों को जितना मजबूत बनेंगी, उतना ही वो सुरक्षित होंगी। हम्म, क्यों अदिति जी? बिल्कुल आप किसी को क्यों जवाब दें? हम अपनी हम्म, पर्सनल लाइफ़ किसी से शेयर करें। और हम्म, अनीता जी ने लिखा वॉइस नहीं आ रही है, अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो सभी लोग जो कार्यक्रम देख रहे हैं सबको आवाज़ आ रही होगी। आप अपना मोबाइल या जहाँ पे भी आप देख रही हैं उसको चेक करिए। और उसके बाद ये बताइए कि कहानी, लेखन, उपन्यास कविताएँ ख़ास तौर पे आपने जो लिखी है, इसको सबसे ज़्यादा आनंद आपको किसमें लिखने में आता है? उपन्यास में, कविता में? और पहले तो मैं मैं शैलेश भैया का अपने एक मिनट अदिति जी आपको रोकूँगी। शैलेश भैया ने लिखा है बहुत-बहुत स्वागत और शुभकामनाएँ। आप तो अपने गोरखपुर से आपकी शैली से ही गोरखपुर के अंदाज़ का पता चल रहा है। ही जी। गोरखपुरिया है तो गोरखपुरी अंदाज होगा ही। जी, तो बताइए फिर मेरा प्रश्न था कि किसमें आपको सबसे ज़्यादा अ, आनंद आता है? कविता लिखने में आपको मूड की या किसी कथानक को चुनती है, क्या होता है? कैसे होता है? कविता मैम जब लिखते हैं जब कोई मेरे पास रीजन हो, अब जैसे किसी ने कह दिया दीदी मेरे लिए कविता लिख दो, या कोई कहानी लिख रहे उससे रिलेटेड इवेंट है। अभी जैसे इधर मेरे कॉलेज में युवा सप्ताह मनाया जा रहा था, तो उसमें एक आशु कविता प्रतियोगिता होना था। तो उसके लिए मुझे पता नहीं था कौन सा टॉप, तो मैं इधर इंटर्नशिप चल रहा था तो मेरा दिमाग वही एक कविता वाला जो होता है वो बंद हो गया था। तो मैंने कुछ उर्दू शायरियां लिखना शुरू किया, जैसे मुरब्बत शब्द पे, मुस्तकबिल शब्द पे। तो सबसे ज्यादा अगर मजे की बात है तो कहानियां लिखने में आता है, और लेख के बाद खासकर मेरे जीवन से जुड़े लेख। अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं जो अंदर मेरे मन में दबी हुई, दिल में, तो हम चाहते हैं अपने लेख भी बताएं, ताकि जो मेरे पाठक हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, वो जाने कि मैं बचपन से कैसी थी। या मेरे, अब ऐसा नहीं ना कि हर चीज तो बुराई हुआ है मेरे बचपन में, कुछ ना कुछ तो अच्छी पड़ी। तो हम चाहते हैं उनसे वो कुछ संदेश रहे, तो इसीलिए मैंने कुछ डायरी के भी अंश लिखे हैं प्रतिलिपि पे, अपने जीवन से संबंधित। तो मजा मुझे तीनों जॉनर में आता है, चाहे कहानियां हो चाहे कविताएं हो। कहानियां लिखने में ज्यादा मजा आता है क्योंकि पाठक बहुत बेसब्री से उनका इंतजार करते हैं। ओके। तो ये बताइए कि लेखन में, साहित्य में अगर आप कहें कि ये मेरे प्रेरणा स्रोत है, तो आप किसको कहेंगी? प्रेरणा, प्रेरणा अगर कुछ सीखने की बात है तो जब मैंने बताया ना कि जब मैं पढ़ाई में, जैसे ग्रेजुएशन टाइम में, तो मुझे ध्यान ही नहीं था कि मैं कहानियां या कब, कहानियां तो मुझे मैम बिल्कुल याद ही नहीं था कि मैं कभी कहानी का कुछ पन्ना या कुछ अंश लिखी हूँ। बस यही याद था कि टूटी फूटी कविताएं लिखती। तो शब्दों का मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं शब्दों से खेलती हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें बताया भी है अपनी एक रचना से। तो शब्दों पे पकड़ के लिए मैंने बिग एफएम पे, जब मेरे पास फोन नहीं था, मतलब बड़ा वाला फोन था लेकिन उसमें कुछ ज्यादा नहीं, तो रात 10 बजे नीलेश मिश्रा का आता था यादों का सफर, यादों का इडियट बॉक्स। तो मैंने हुँ, वहीं हुँ। से कुछ कुछ कहानियां सुनना शुरू किया। मेरे, अगर प्रेरणा स्रोत की बात है तो एक ये है, और दूसरा मेरे मम्मी पापा, मेरे टीचर। मेरे सर का भी बहुत बड़ा हाथ है, निखिल सर, वो खुद एक कवि हैं, लेखक है। वो भी बताते कि नहीं, कविता में कुछ ऐसे अंश होने चाहिए, ऐसे। वो भी जब उन्हें भी पता चला तो मतलब मेरे लेखन को निखारने में उनका भी हाथ है। और बाकी तो भगवान और मम्मी पापा ही हैं। अच्छा ये बताइए कि एक अच्छे लेखन, एक अच्छा साहित्य लिखने के लिए हमारी भाषा और हमारे व्याकरण का कितना योगदान होता है? हमारे साहित्य में, चाहे वो हम उपन्यास, कहानी लिखें या फिर हम कविता लिखें, कितना योगदान होता है हमारी भाषा का और जी, व्याकरण का भी? जी, जिसका बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि अगर हम शब्दों पे ही पकड़नी होंगी, अब जैसे मैंने कुछ कुछ कहानियां पढ़ी प्रतिलिपि पे, तो वो बिल्कुल बिल्कुल बच्चों वाली जैसे भाषा है। क्योंकि अगर शब्दों पे पकड़ नहीं होंगी, वर्तनी नहीं होगी, तो पता चल रहा है कहीं 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 आपने लिखना है तो वहां पे अपना हो जा रहा है। तुम्हारे पास
मेरा दिल है, तो कहीं पे अगर तुम्हारा पास मेरा दिल, कुछ ऐसी, क्योंकि शब्दों पे पकड़ और वर्तनी का बहुत ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि उसी पे ही पूरी कहानी टिकी हुई थी, पूरे एक डायलॉग डिलीवरी होते हैं। तो बिल्कुल। बिल्कुल वर्तनी और व्याकरण पे होनी चाहिए, और इसीलिए प्रतिलिपि पे चल रही है फेलोशिप प्रोग्राम, ताकि जो राइटर्स हैं वो उससे सीख सके। अब मैं ओके। तो वैसे भी, मेरा हिंदी सब्जेक्ट नहीं रहा है, लेकिन हिंदी पे मेरी पकड़ है ठीक ठाक, तो बिल्कुल और होनी जो चाहिए। कहानियां या उपन्यास होते, लेख होते, एक आम बोलचाल की भाषा में लिखना चाहिए, या हिंदी साहित्य के भारी भरकम शब्द को अपने साहित्य में लाना चाहिए? क्या सोचती हैं इस विषय पे आप? मुझे नहीं लगता कि हिंदी भारी भरकम, क्योंकि जो आजकल की जनरेशन है वो दोनों लैंग्वेज जाना, वो उनके लिए समझ ही नहीं पाएंगे कि ये कौन सा शब्द है। वो मेरे ख्याल से ये मिक्स्ड लैंग्वेज होनी चाहिए, थोड़ी हिंदी भी, थोड़ी इंग्लिश वाली भी, जो जो आजकल की आम बोलचाल भाषा, जिसको हम हिंग्लिश जैसे, भी बोलते हाँ, जैसे जैसे एक प्रकाशन है, हैं। नई हिंदी युगम, उस पे यही है, नई भाषा, नई हिंदी, जिसमें ये दोनों लैंग्वेज है। अब जैसे मैंने दिव्य प्रकाश दुबे जी की पढ़ा है, वो बिल्कुल नई लैंग्वेज है, बिल्कुल आम बोलचाल भाषा। कहानियां वही होती है ना जो हम आम बोलचाल भाषा में शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब इतने भी भारी भरकम अगर शब्द लिखना शुरू कर दे, तब तो मेरे पास, क्योंकि प्रतिलिपि हो या चाहे जो भी हो कहानी, उसमें 90 या 80 या 60% वो युवा ही है, पढ़ने वाले पाठक। हम्म। नहीं लगता कि अच्छा। भारी भरकम शब्दों का यूज होना चाहिए। जी। एक अच्छे लेखक को एक अच्छा पाठक होना जरूरी है, क्या सोचते हैं इस विषय पे, इस वाक्य पे क्या कहेंगी आप? एक अच्छे लेखक और, एक अच्छे लेखक को एक अच्छा पाठक होना भी जरूरी है। जी, तो अब आया आपका टफ सवाल। बिल्कुल होना जरूरी है, क्योंकि एक लेखक के लिए भी अपनी कहाँ, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो लेखक होता है वो समाज का दर्पण होता है, समाज का आईना होता है। वो, उन्हें ऐसी कहानियां लिखनी चाहिए जो मनोरंजन के साथ साथ छोटी छोटी मैसेज भी दे सके, जैसे मैंने ही लिखा, और शालिनी मैम की है सिर्फ तुम, नहीं, उसमें भी। अदिति जी, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि एक अच्छे लेखक को एक अच्छा पाठक होना चाहिए, मतलब अगर हम लेखक है तो हमें ये नहीं कि सिर्फ हमें लिखने पे ध्यान देना है, हमें दूसरे रचनाकारों की कहानी कविताएं भी पढ़नी है। तो एक अच्छे लेखक एक अच्छा पाठक भी हो सकता है या होना चाहिए, क्या कहना है आपका इस विषय पर? हाँ, एक एक अच्छा लेखक तभी हो सकता है जब एक अच्छा पाठक हो। वो जितनी कहानियां पढ़ेगा, जितना लोगों से सीखेगा, उनके शब्द की पकड़ अच्छी होगी, और हो सकता है एक कहानियां पढ़ते पढ़ते उन्हें कुछ और आइडिया मिल जाए, कुछ और मिल जाए। मेरे सर भी बिल्कुल। कहते हैं कि हम टीचर नहीं, हम स्टूडेंट हैं, हम लर्नर हैं, हम आप ही लोगों से सीख रहे हैं। तो एक अच्छा राइटर बनने के लिए, एक अपने शब्दों पे पकड़ होने के लिए, हम सबसे आवश्यक है कि हम पढ़ना ना छोड़े। कोई भी कहानी हो, कोई भी किताब हो, या कोई लेख ही हो किसी का, तो हमें जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब पढ़ेंगे ही बिल्कुल। नहीं तो सीखेंगे कैसे। बिल्कुल, एक अच्छे लेखक को एक अच्छा पाठक होना बहुत आवश्यक है। हम्म। अ, अभी आपने बोला, अब ये आप बताइए कि आपकी सबसे पसंदीदा कौन से कवि है, कौन से लेखक है, कौन सी रचना आपको उनकी पसंद है, क्यों पसंद है? प्रतिलिपि का तो अगर अगर आप पूछती हैं तो शालिनी मैम, शालिनी राठौड़ मैम, क्योंकि मैंने उन्हीं की कहानियां पढ़ी हैं। और किताबों की बात करें तो दिव्य प्रकाश दुबे जी और नीलेश मिश्रा मंडली की, फिलहाल अभी तो हम उनकी, अभी उन्होंने नया सीजन शुरू किया है, अभी तो हम उनकी कहानियां नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि बीएड और एग्जाम, अभी 2 महीने इंटर्नशिप चला है। लेकिन अगर वर्तमान लेखकों की बात है, तो मेरे फेवरेट है दिव्य प्रकाश दुबे जी, क्योंकि मैंने उन्हीं की कहानियां पढ़ी हैं। और ओके। कविताएं तो, कविताओं की अगर बात करेंगे तो अगर हम फैन है तो अपने सर के, निखिल सर के, वो बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, सुनाते हैं हम लोग को क्लास में, तो वो मेरे फेवरेट कवि हैं। बिल्कुल, निखिल जी का हमको दीजिएगा नंबर, उनसे भी हम एक बार अपने दर्शकों को रूबरू कराएंगे। अ, अगर दर्शकों आपके पास कोई सवाल है तो आप जल्दी से फटाफट पूछ सकते हैं, क्योंकि समय हो रहा है। आपको अपनी कौन सी रचना सबसे ज्यादा पसंद है? कहानियों में, कहानी, रचना, लेख, कविता, सबसे ज्यादा कहानी में कौन सी पसंद पूरी है? मोहब्बत, और जो अभी मैं अभी लिख रही हूँ, तू मोहब्बत है।
तो मोहब्बत है, मतलब ये नाम लड़के की तरफ से है कि जो उसकी जो वाइफ है, मतलब सून टू बी वाइफ जो होने वाली, उसके लिए। तू कहानियों में मेरी यही दो फेवरेट है, और रचनाओं में, कविताओं में अगर पूछनी है मैम आप, तो जो अभी जो आपने पढ़ा है दोहरी शख्सियत, और मैंने एक और कविता लिखी है जिंदगी। ये कविता मैंने तब लिखी थी जब मैं स्कूल में पढ़ा तो रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जिंदगी का शायद कुछ और उद्देश्य है और मैं भटक रही हूँ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा मेरी जिंदगी का क्या उद्देश्य है। तो वो कविता जिंदगी एक खुली किताब है, मैंने अपने उसी दिशाहीन उद्देश्य को, मतलब अपने उद्देश्य को ध्यान में रख के लिखा। तो यही मेरी पसंदीदा कविताएं और कहानियां हैं। ओके। और लिखने के अलावा और क्या-क्या हॉबी है आपकी? क्या-क्या शौक है? मेरा एक लिखने के अलावा मेरा जो हॉबी है, सबसे ज्यादा अगर हॉबी है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना। हाँ, हुँ, फैमिली के साथ भी रहती हूँ, लेकिन जो मेरी अपनी पसंदीदा हॉबी है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, अकेले कहीं भी कोना पकड़ के बस बैठे रहते हैं, खोए रहते हैं। इसके अलावा मैं फोटो एडिटिंग करती हूँ, जैसे जो टेम्पलेट बनाए जाते हैं या पोस्टर बनाए जाते हैं। 2020 से 2021 तक मैंने एक मुझे नाम नहीं याद आ रहा है मेरी मेमोरी कमजोर होते जा रही है, तो मैंने उनके लिए काम किया है। वो उनका मेरा काम रहता था कि कोई भी इवेंट आ रहा, दिवाली, होली, या तो कवर हुँ, बनाना, कवर फोटो टेम्पलेट बनाना। हुँ, बिल्कुल। एक प्रश्न आया है, भैया शैलेश भैया जी ने बोला है, आपने एक बात सच कही, कहानी ऐसी हो जो मनोरंजन के साथ-साथ कुछ सीख भी दी जाए। पर है। आजकल प्रतिलिपि पर जल्दी ही हिट होने के लिए कुछ भी हिट होने के लिए कुछ भी लिखा जा रहा है, तो बिना सिर-पैर की कहानी पाठक पसंद कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? जी मैम, सही कह रही हैं। मैं उस लेखक का नाम नहीं लेना चाहूंगी। मैंने हुँ, पढ़ा भी, और मैंने उनको समझाया भी कि नहीं, आप एक बार शब्द, क्योंकि अब हुँ, ऐसा कहीं विदेश से तो नहीं, हम लोग भारत की हैं, तो हिंदी तो अब मात्राओं पे तो ज्ञान होना चाहिए ना। खैर, मात्रा वर्तनी तो अलग, वो कहानी ही इतनी, मतलब क्या बताए, मैंने एक या दो एपिसोड पढ़े, उसके बाद छोड़िए। मतलब मैंने जब पढ़ा तो मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो गया। पढ़ना चाह रही है, अपना ही कहानी लिख रहे हैं, तो वही सारे थॉट, मतलब वो बहुत ही नहीं पढ़नी चाहिए। आजकल प्रतिलिपि भी क्या करे अब। कौन सा चैनल है? प्रतिलिपि के लिए सवाल समझने की कोशिश कीजिए कि हिट होने के लिए आजकल हम कुछ भी लिखे दे रहे हैं, कुछ भी बेसिर पैर की कहानी लिख रहे हैं और कि पाठक उसे ज़्यादा पसंद करे। किसी तरह की भी अश्लील कहानियाँ भी है उसमें, भाषा की भी कोई वो नहीं, कुछ भी लिख रहा है। तो इस पे हम्म, लेखक के अपने जो लेखक का है, उस पे क्या आपके विचार है कि क्या इस तरह की कहानियाँ हिट होने के लिए लिखनी चाहिए या पाठकों को पढ़नी चाहिए? कि हाँ, और एक कहानी में मनोरंजन के साथ सीख देनी आवश्यक है, जैसे कहा है आपने। हम्म। लेकिन प्रतिलिपि पर जो ऐप है, उसपे ये कहा जा ज़्यादातर लेखक ऐसी कहानी, इस पे क्या कहना ही चाहेंगे आप? ये पूछा जा रहा है। मैम, अपनी अपनी पसंद है। अब जो लेखक लिखता है, अगर उसके 600 फॉलोवर है तो वो उनकी पसंद है। अब उनको कहा जाए नहीं। मैंने बताया भी कि आप कुछ अच्छा लिखे, तो कह रहे कि प्रतिलिपि पे और भी हैं संस्कारी राइटर, आप उनकी हुँ, कहानियां पढ़े, उन्हें देखिए। अब अपनी अपनी पसंद के हिसाब से लिख रहे हैं, हालांकि उसमें कोई भी ऐसा संदेश नाम की चीज नहीं है। हुँ, तो उनका तो यही कहना है कि आप, अगर आपको मैसेज चाहिए, संदेश चाहिए, तो रामायण महाभारत पढ़िए, यहाँ क्या कर रहे हैं। जैसे मेरे कुछ बिल्कुल, दोस्तों ने भी बताया, तो मुझे नहीं बिल्कुल लगता और कि कहानियां हिट हिट विनय होने के जी लिए ने देखिए बहुत उनकी जी, विनय सिन्हा कहानी। जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है। भाषा की अपनी मौलिकता होनी चाहिए, अधकचरी भाषा को स्लॉन्ग कहते हैं अंग्रेजी में। और जो साहित्यकार के लिए सर्वथा अनुचित है यदि वो समाज को प्रेरणा देने की सोच रखता है, इस पे विचार करना चाहिए। बिल्कुल, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि भाषा की क्योंकि जो हम लोग साहित्य लिख रहे हैं, भाषा वही आगे वर्तमान अगली पीढ़ी को वो जाएगी हमारी भाषा। क्या कहेंगे ऐसे आप इस विषय पे? ऐसे जो मतलब हैं, जो मतलब बताया ना कि शब्द, जो वर्तनी का ज्ञान नहीं, तो पहले उन्हें अच्छी अच्छी कहानियां पढ़नी चाहिए, शालिनी मैम की, प्रीति मैम की, अर्चना मैम की, शैलजा मैम की, और हो सके तो मेरी भी पढ़ी, क्योंकि अगर वो पढ़ेंगे तो उन्हें शब्द पता चलेगा। मतलब इतनी छोटी छोटी गलतियां हैं, मात्राओं की गलतियां हैं, शब्दों की गलत है,
और कहानी लिखी कैसे जाती है, जब भी डायलॉग लिखा जाता है तो उसको इन्वर्टेड कॉमा या नीचे के पैरा में वो लिखे, और कहानी बिल्कुल संदेश वाली होनी चाहिए, क्योंकि एक लेखक की सही न सीखता, अगर वो ऐसा करेगा तो बाकी लोग को भी लगेगा अरे ये तो बिल्कुल आम चीज है, कहीं भी बिना सिर पाँव की स्टोरी में किसिंग सीन लिख दे रहे हैं, कुछ भी लिख दे रहे हैं, मतलब ऐसी चीजें जो नहीं, ठीक है होता है रियल में, लेकिन अब जरूरी नहीं कि आप हर चीज एक्सपोज ही कर दो। तो जैसे मैंने भी एक लिखी है कहानी, दिल ये जिद्दी है, उसपे हल्के हल्के रोमांटिक सीन है, बाकी मैंने यही दिखाने की कोशिश किया कि नहीं, एक लड़की की पहचान एक बहू से ही नहीं है, उसकी अपनी भी आइडेंटिटी होनी चाहिए, क्यों ना वो आईएएस बन के ही किसी घर की बहू बने। बिल्कुल। अधूरी उपन्यास की जो आरोही है वो आपके निजी जीवन से, आपके चरित्र से कितना मेल खाती है? थोड़ी बहुत मेल खाती है, मतलब जो पुरानी वाली आरोही थोड़ी बहुत मेल खाती है, ये थोड़ी जिद्दी है, गुस्सैल है, लड़ाकू है, मैं ऐसी बिल्कुल नहीं। हाँ, जिद्दी मैं भी थोड़ी हूँ, मुझे भी गुस्सा आता है, लेकिन हम उसे जो गुस्सा आता है तो वो तोड़ फोड़ कर देती है, वो तुरंत रिएक्ट कर देती है। और जहां हुँ, तक मोटिवेशन की बात है, मेरी उससे एक ही आदत मिलती है कि वो परेशानियों में घबराती नहीं है, भगवान को याद करती है, तो हम भी भगवान को, मम्मी पापा को याद करते हैं। मेरी और उसकी यही सिमिलैरिटीज है कि हम दोनों प्रॉब्लम में डरते नहीं हैं, हिम्मत बनाए रहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, आज दुख है तो सुबह तो आएगी, रात है तो सुबह तो आएगी। अब मैम ओके। फिलहाल कुछ ऐसी कंडीशन चल रही है, मैं इस समय इंटरव्यू दे रही हूँ, लेकिन मेरी मम्मी अभी यहाँ पे है नहीं, लास्ट वीक ही उनको बीपी ब्लड प्रेशर का अटैक हुआ और वो इस समय हॉस्पिटल में है, ओके। गोरखपुर में इलाज हो रहा था, तो कुछ यहाँ से ट्रीटमेंट हुआ, फिलहाल वो लखनऊ सहारा में है। तो जब मेरी मम्मी देखोगी तो हम यहाँ लाइव कहना चाहते हैं, मम्मी हम तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं, हम चाहे कितने भी बड़े राइटर बन जाए, कितने भी बड़े, तुम्हारे बिना हम कुछ नहीं है, तुम हो तो हम है तो मेरा ये कैलाश सदन है और ये पूरी फैमिली है, तुम मेरे लिए बिल्कुल, सब कुछ हो मम्मी। एक माँ का होना ही हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और माँ ही जो हम लोग को दे सकती है वो दूसरा कोई नहीं दे सकता है। मैं भी एक माँ हूँ और मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को, और मैं भी किसी की बेटी हूँ। और मैं चाहती हूँ कि अगर आपकी माँ ये देख रही हो या देखें प्रोग्राम होने के बाद भी, तो वो जानेंगे कि आपकी बेटी उनसे कितना प्यार करती है, और आप जल्दी से स्वस्थ हो जाइए और वापस आप पहुँचिए गोरखपुर अपनी बेटी के पास, ताकि उसको आत्मबल मिल सके, आत्मविश्वास आ सके, वो आपको बहुत प्यार करती है। अदिति जी, हम आपकी माँ के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और आपके पास वापस आ जाए। थैंक यू मैम। और एक नए लेखकों को क्या टिप्स देंगी कि जिससे वो अपना लेखन को सुधार सके? नए लेखकों के लिए ये टिप्स है कि वो पेशेंस बनाए रखे, और कोई भी रचना लिखना शुरू करने से पहले होमवर्क सबसे जरूरी है। कोई भी काम करते हैं, अगर सपोज दैट अगर हम कहीं घूमने ही जा रहे हैं, तो वहां के बारे में हम सर्च करते हैं ना, कौन सी जगह है, ट्रेन कितने बजे, वहां कौन कौन सी घूमने वाली जगह, खाने की क्या है, तो उनको होमवर्क जरूर करनी चाहिए, कुछ अच्छी कहानियां पढ़ें, कुछ मैगजीन पढ़े, और ये नहीं कि प्रतिलिपि की कहानियां, आपके आपके पास एक अच्छी लाइब्रेरी होनी चाहिए, किताब होनी चाहिए, और सबसे जरूरी कि आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, अगर आप कहानी पढ़ रहे हैं किसी किताब, तो उसको नियमित पढ़ें, ऐसा ना हो कि आज पढ़ें छोड़ दिए, और क्योंकि सब दिमाग तो सबके पास होता है, सभी को आइडिया मिलता है, और कहानी के लिए हमको ढूंढना नहीं पड़ता, हमारे आसपास ही कहानियां मिल जाएंगी, हमारे दोस्तों से कहानियां मिल जाएगी, हमारे फैमिली से कहानियां, हमारे कॉलोनी से ही कहानियां मिल जाएंगी। तो कहानियों की कमी नहीं है, बस सोचना है, और आपको एक सबसे जरूरी होमवर्क पेशेंस बनाए रखना, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा कि एक दो एपिसोड लिखा, उनके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, घबराने लग जाते हैं। अब लिखना तो शुरू करो, और एक और चीज है कि आप की कहानियों में जितनी क्रिएटिविटी होगी, जितनी रचनात्मकता होगी, पाठक उतने ही आपसे जुड़ेंगे, आपसे प्यार करेंगे, वो आपसे हुकअप होके लिखेंगे। जैसे एक मुझे याद आया कि अधूरी मोहब्बत में ही जब मैंने एक शादी के बाद नहीं होती रस्म मुंह दिखाई, तो मैंने जो वो रस्म लिखा, मुझे नहीं लगता वो किसी टीवी सीरियल में यूज हुआ है। वो रस्म कुछ ऐसा था
कि गेस्ट आए थे, उनको एक चिट उठाना था और उस चिट में अजीब-अजीब वर्ड लिखे थे। उस वर्ड पे वो बहू को शायरियाँ बोल रहे थे, वो शायरियाँ ऐसी थी ताना मार रहे थे। लेकिन अब मैंने बताया कि आरोही डरती थोड़ी ना वो किसी से, वो तो बोल्ड है। तो उसने उन सभी तानों का जवाब ऐसा दिया कि सारे मेहमान जो आए थे, मतलब उसके साथ की सहेलियां थी, कोई कॉलोनी का था, कोई यहाँ का था, सबकी बोलती बंद करा दी। आमतौर पर सीरियलों में क्या दिखाया जाता है कि बहू की बेइज्जती होती है, बहू रोती है, पति आता है बचाता है। लेकिन जो उसका पति था, तो जब उसको पता चला तो वो शौक हुआ, अरे ये इतनी तेज, इतनी बहादुर है। तो मैंने यही रचनात्मकता किया, मुंह दिखाई रसम में। बिल्कुल। और मेरा भी ये कहानी मानना है कि फॉलोवर्स का के लिए बिल्कुल बहुत लिखना है। चाहिए। भले आपका एक फॉलोवर हो, पर आपकी रचना अच्छी हो, साहित्य हम्म। से जुड़ी हो, भाषा अच्छी हो, आपकी हम्म। रचना आज नहीं और हिट होने के लिए काम, आप एक लेखक को अपनी संतुष्टि के लिए लिखना चाहिए, ना कि हिट होने के लिए लिखना चाहिए, फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए लिखना चाहिए। ये मेरा अपना मानना व्यक्तिगत खुशी के अपनी लिए, सोच है। अपने खुशी के लिए, पाठकों के लिए, और बिना किसी लालच के। बिना किसी लालच के, राइट। कैसे समय निकालती हैं? पढ़ाई भी कर रही हैं, बीएड भी कर रही हैं, शिक्षक हैं, फैमिली में माताजी बीमार हैं, उनको भी देख रही हैं, तो कैसे लिखने के लिए समय निकालती हैं? मैं शुरू से बता रही हूँ, जब 2020 की बात है, तो उस समय हम स्कूल में पढ़ाते थे और मेरा जो ऑनलाइन क्लास होता था वो 9 बजे से 9 से 12 बजे तक लेना था। जब मैं कहानियां नहीं लिख रही थी, मुझे प्रतिलिपि का कुछ भी एबीसीडी नहीं पता, तो मेरा उठने का टाइमिंग क्या रहता था, 8 बजे। जल्दी जल्दी ब्रश किए, कपड़ा मतलब बाल वाल सही किए, उसके बाद मोबाइल में अपना शुरू हो गए, मतलब पढ़ाएं। फिर मुझे जब लिखना शुरू किए, और शगुन मैम का योगदान है इसमें, तो उनको ये एपिसोड देना रहता था एडिट करके, मतलब कहीं मात्राओं की गलती ना हो। तो मुझे लगा यार टाइम नहीं मिल रहा है, कुछ करना पड़ेगा। तो हम मैंने ये सबसे मन में यही आया कि बेटा कुछ भी हो, तुमको सुबह उठना पड़ेगा। अब सुबह उठने वाली बात हम के उठ ही नहीं पाएंगे। तो मैंने वहीं से चैलेंज लिया, मुझे 30 दिन उठना है, 30 दिन उठना है 4 बजे। 30 दिन मैंने ये चैलेंज पूरा लिया। और फर्स्ट जनवरी की बात है, मेरी नींद अचानक 3 बजे खुल गई, और नींद खुली कैसे, मच्छरों ने उठाया। मैं आधा एक घंटा मच्छर मारती रही। तो फिर मुझे वहां से ये आइडिया मिला कि अब लगता, मैं 3 बजे उठी तो मैं मतलब सुबह मैं कहानियां लिखती थी 8 बजे तक, फिर मैं अपना क्लास लेती थी 9 से 12, फिर खाना खाती थी, नहाना धोना जो भी, फिर मम्मी के साथ घर का काम, फिर शाम को कहानियां लिखने लगी। और जब बीएड शुरू हुआ तब मेरी लाइफ थोड़ी अपर डाउन हुई, वहां से थोड़ा कम हुआ। अब जब एग्जाम आते हैं, अभी फिलहाल तो पिछले 4 महीनों से मैं नहीं लिख पा रही हूँ, क्योंकि स्कूल इंटर्नशिप उस समय मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी यही थी, मेरे स्टूडेंट थे मेरे, बाकी जो, तो मेरा ध्यान उसमें। फिलहाल अभी मेरे एग्जाम है, एग्जाम के बाद मेरा पूरा टाइम इसी में जाने वाला है, मेरे लिए और मेरी कहानियों के लिए और मेरी। बिल्कुल। विनय सिन्हा जी ने बोला है कि आयुर्वेदिक की मदद आप अपनी माताजी के लिए ले सकती हैं, एलोपैथिक के साथ-साथ। एक सुझाव दिया है, आप इस पे विचार कर सकती हैं कि आपकी माताजी जल्दी स्वस्थ हो जाए। अदिति जी, हमारे यूपी एक्सप्रेस के दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी में कोई भी टेंशन आए तो भगवान है, उनको याद कर लीजिए, क्योंकि दुख के बाद सुख आता है। जीवन में अगर काली रात है तो सुबह तो होनी ही है। बस खुश रहिए, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो जिंदगी में कोई कमी। और सबसे जरूरी है कि आज के जो आधुनिक युग में, खासकर इस मोबाइल ने हम लोग को इतना ज्यादा बिगाड़ दिया है कि हम एक ही घर में हैं, अलग अलग 4 रूम में। तो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, खुद के साथ भी, क्योंकि अगर, हाँ, एक और चीज, आप जितने पॉजिटिव रहेंगे आपकी 60-90% बीमारियां आपसे दूर रहेंगी। क्योंकि आधी बीमारियां तो हम लोग को इसी वजह से होती है, फलाने की चिंता, इधर की चिंता, उधर की चिंता। तो सबसे जरूरी है आप जीवन में खुश रहिए, सारिका मैम के साथ जुड़े रहिए, और हम सभी दर्शकों पाठकों जो भी हैं उन्हें अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू, आपने बोला मेरे साथ जुड़ने के लिए, बिल्कुल धन्यवाद। और अदिति जी, हम आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप यहाँ पर आईं, जबकि एक मुश्किल समय, एक मुश्किल दौर से आप गुज़र रही हैं, जी और मैम। ये दौर भी गुज़र जाएगा, ये वक़्त भी बीत जाएगा, और आपकी माताजी जल्दी स्वस्थ होके आपके पास आएँगी, और जब वो आ जाए तो हमें ज़रूर बताइएगा। जी और मैम।
साथ हम लेते हैं विदा दर्शकों से और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपने साहित्य से, अपने लेखन से हमारे पाठकों का, हमारे दर्शकों का मनोरंजन करेंगी। बहुत-बहुत धन्यवाद, अदिति जी। शुक्रिया। नमस्ते मैम। ओके। तो दर्शकों, ये थी हमारे साथ अदिति जी, जो गोरखपुर से साहित्य लिखती है और साथ में एक शिक्षिका, बीएड की तैयारी भी कर रही है, बीएड भी कर रही है। तो इनके साहित्य को पढ़ने के लिए आप प्रतिलिपि पे अदिति श्रीवास्तव आरोही से नाम से सर्च कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं और इनके लेखन का आनंद ले सकते हैं। बहुत अच्छी कविताएं और कहानियां ये पढ़ती हैं, लिखती है, माफ कीजिएगा, लिखती हैं। तो आप इनकी कविताएं भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखती है ये। तो अब हमें दीजिए इजाजत, कल मिलेंगे फिर किसी नई शख्सियत के साथ, आपके साथ रूबरू होंगे इसी चैनल पर। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। थैंक यू मैम, थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब